हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आइए, जिसमें आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 सोशोलॉजी क्लास 11 के समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है। वीडियो चैनल पर ही उपलब्ध है, उसको देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। तो देखिए, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम 4 जो मेन टॉपिक रहेंगे उनको पढ़ने वाले, उनको बड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें पहला आता है सामाजिक समूह एवं समाज, इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा जाएगा। सेकंड आता है हमारा इसमें सामाजिक स्तरीकरण। थर्ड आता है प्रशस्ति और भूमिका, और फोर्थ आता है सामाजिक नियंत्रण। इन्हीं सबको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसमें चैप्टर में बताया गया है, और उन्हीं को हम एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। और ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स के लिए 12 नंबर का है, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके लिए रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर सामाजिक समूह क्या है। तो सामाजिक समूह को समझने से पहले हम समूह को समझते हैं। समूह क्या होता है? जहां पर भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खड़े हो जाए, बैठ जाए या फिर व्यवस्थित हो जाए, उसी को हम समूह बोलते हैं। अब आता है सामाजिक समूह क्या होता है। तो सामाजिक समूह का मतलब होता है जब यही व्यक्ति का जो समूह होता है, जब वो आपस में सामाजिक संबंध रखने लगते हैं, एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, एक दूसरे की तकलीफों को समझते हैं, समाज का पार्ट बन जाते हैं, उसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। अब इन सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं होती है, जो हमारा क्या करने का काम करता है कि जितने भी सामाजिक समूह होते हैं वो सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का साथ देते हैं। इसके अलावा सभी सामाजिक समूह के जितने भी सदस्य होते हैं, सबके बीच में एक आपसी संबंध पाए जाते हैं, एक आपसी जुड़ाव पाया जाता है। इसके अलावा और क्या होता है कि इसके अंदर जो कह सकते हो कि एक अपनत्व की भावना होती है। जैसे कई बार हमें दिख जाता है कि अच्छा, ये हमारे समाज का है, हमारी कॉलोनी का है, ठीक है, हमारे ही जाति का है, हमारे ही धर्म का है। ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से एक समाज का निर्माण करते हैं। इसके अंदर हमदर्दी दिखती है, प्यार दिखता है। तो ये था हमारा सामाजिक समूह की विशेषताएं। अब आते हैं सामाजिक समूह के प्रकार कितने होते हैं। तो जो सामाजिक समूह के प्रकार है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिनका नाम है चार्ल्स कूले, उनके अनुसार उन्होंने सामाजिक समूह को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बांटा है। इसके अलावा अंतर समूह और बाह्य समूह, थर्ड संदर्भ समूह, समवयस्क समूह और समुदाय और समाज, यानी कि ये 5 सामाजिक समूह के प्रकार हैं, और इन्हीं सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला आता है हमारा चार्ल्स कूले के अनुसार, वो आता है प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह क्या होता है कि जो सबसे पहले हमारे पास में उपलब्ध हो, जिसके अंदर पूर्णता हो, निकटता हो, बिल्कुल करीब का जो समूह होता है, वो होता है हमारा सामाजिक समूह। जैसे हमारे परिवार सबसे निकट का हमारा समूह होता है सबसे पहले, ठीक है, परिवार है। बच्चों का एक देखते हो खेल समूह बन जाता है। हमारे जो स्थायी पड़ोस के लोग होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं। अब प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें आता है पहला, समूह की लघुता होती है, यानी कि समूह ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं, परिवार के शामिल हो गए। इसके अलावा इनके बीच में क्या होता है, शारीरिक समीपता होती है, और कई बार इसमें ब्लड रिलेशन भी पाया जाता है, रक्त संबंधी जितने भी
रिश्ते होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत ज्यादा निरंतरता रहती है और स्थिरता रहती है, क्योंकि इसमें हमारा जो स्थायी पड़ोस होता है वो भी शामिल होता है, तो निरंतरता बनी रहती है, एक दूसरे से काम पड़ता रहता है, तो वो उनमें एक दूसरे के लिए सहयोग करने का काम करते हैं। सभी के पास में अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं, अपने अपने जो भी कार्य होते हैं सभी उनका पालन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक समान जैसे उद्देश्य भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम समुद्देश्य भी कह देते हैं। फिर आता है हमारा द्वितीयक समूह क्या होता है। तो देखो, द्वितीयक समूह वो होते हैं जिसमें घनिष्ठता ज्यादा नहीं होती, उसमें हमेशा घनिष्ठता यानी कि आपसी मेल जोल की कमी देखने को मिलती है, हमेशा उनमें अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमसे बिल्कुल ही जुड़े नहीं होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, संगठन है, आर्थिक महासंघ होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं द्वितीयक समूह में आते हैं। अब इनकी भी विशेषताएं होती हैं, तो द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं होती है, क्या आकार इनका बड़ा होता है बहुत ज्यादा। जहां पर प्राथमिक समूह का आकार छोटा था, इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यहां पर अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। जितने भी राजनीतिक दल है, महासंघ है, चाहे कोई भी संगठन, उससे हम डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, सभी से हम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि विशेष स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, यानी कि जो भी हमारा अपना खुद का कोई काम होगा तभी इन लोगों के पास में जाते हैं, तभी ये लोग हमारे पास में आते हैं, बाकी कोई काम नहीं होता। जहां पर उत्तरदायित्व यहाँ पर सीमित हो जाते हैं, क्योंकि जिसको काम पड़ रहा है तब जाएंगे, काम नहीं पड़ रहा तो नहीं जाते। हमारा जो भी एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा सीमित हो जाते हैं। जितने भी संबंध होते हैं वो सारे अस्थायी होते हैं, काम पड़ेगा तो जाएंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं जाएंगे, और जब तक काम पड़ेगा हमारा कोई भी स्वार्थ पूर्ति होगी उसको करा लेंगे, जब वो पूरा हो जाएगा तो वो संबंध समाप्त हो जाते हैं। फिर हमारा दूसरा टाइप आता है अंतः समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर है। तो देखो, अंतः समूह जो आंतरिक रूप से जुड़े रहते हैं, जिसमें कह सकते हैं हम की भावना पाई जाती है, यानी कि जो समूह है उसके अंदर ये नहीं चलता कि मैं ही हूं, मैंने सब कुछ किया, ऐसा नहीं। वहां पर सब कुछ जो होता है वो पूरी की पूरी एक संस्था के नाम पर होता है, हम लोगों ने करा ये काम। संबंधों में क्योंकि बहुत ज्यादा जब ये हम लोग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा निकटता देखने को मिलती है, एक दूसरे के प्रति त्याग कर देते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं कि अच्छा मेरे को ये चीज पसंद है, तुम्हें ये चीज पसंद है, ठीक है, और दोनों को अगर अलग अलग पसंद है तो कई बार एक दूसरे के लिए चल ठीक है यार हम वो वाली चीजें करते, तो इसको बोलते हैं हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति त्याग भी देखने को मिलता है और एक दूसरे के प्रति सद्भावना भी देखने को मिलती है, सहानुभूति भी देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, सुख दुख में आंतरिक अनुभव किया जाता है, एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं, ये होता है अंतः समूह। फिर आता है हमारा बाह्य समूह, इसमें हम की भावना नहीं होती, इसमें सारी मैं की भावना होती है, यानी कि जो भी काम होता है वो व्यक्तिगत रूप से करने की कोशिश करते हैं। संबंधों में इसी वजह से फिर क्या हो जाती है, दूरियां देखने को मिलती है। जहां पर उसमें त्याग और सद्भावना वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन बाह्य समूह में ये सब का अभाव देखने को मिलता है। सुख दुख का कोई भी आंतरिक रूप से एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे, बाहरी रूप से हाँ काम पड़ेगा तो याद कर लेना, इस तरीके से यहाँ पर रहता है। फिर आता है हमारा संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह, संदर्भ का मतलब ही होता है कि किसी से जब हमारा काम पड़ रहा है, या फिर कह सकते हो कि उसके जैसा हम जब दिखने की कोशिश करते हैं कि किसी संदर्भ में हमें, जैसे हम किसी के जैसा बनना चाहें, तो ऐसे प्रकार के समूह को बोलते हैं संदर्भ समूह, जिसमें हम एक दूसरे का क्या करते हैं, अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं संदर्भ समूह। तो इनको दो प्रकार में बांटा गया है, एक औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह, दूसरा समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह। तो देखिए, औपनिवेशिक जिस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे, उस समय हम यानी कि जो भारतीय थे वो कहीं ना कहीं उनके जैसा दिखने की कोशिश करते थे,
कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार होता था वो अंग्रेजों की तरह देखने को मिल रहा था। जैसे पुरुष थे तो वो ब्रिटिश जो पुरुष थे उनकी तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे, महिलाएं जो थी वो ब्रिटिश जितनी भी महिलाएं थी उनकी तरह दिखने की कोशिश कर रहे थे, यानी उनके जैसा बनना चाह रहे थे। उसको बोल सकते हैं हम कि ये संदर्भ समूह थे औपनिवेशिक काल में। उन्हीं के जैसा भोजन प्रयोग करना, उन्हीं के जैसा कहीं ना कहीं जो भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे उन सब को कोशिश करते थे इस्तेमाल करने की। फिर आता है हमारा समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। समकालीन अवधि में जो आता है उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी एक विपणन जैसे होता है कि केंद्र होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्ति और जो भी खरीद फरोख्त करता है या खपत कर रहा है उसके रूप में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी भी कपड़ों को खरीदना हो या पहनना के लिए जब भी चुनना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आसपास के जो भी हमारे लोग होते हैं उनके जैसा खरीदने की कोशिश करते हैं। अच्छा कि ये चीज वहां पर भी है, ऐसी ट्रेंड में चल रही है, इन चीजों को फॉलो किया जाता है कि हमारे मित्र और सहकर्मी जितने भी हैं वो किस तरीके का पहनावा पहन रहे हैं, किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, तो उनके जैसा हम दिखने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर इन चीजों को शामिल किया जाता है कि मान लो कि हमारे पड़ोस में कोई स्टाइलिश कपड़े पहन के चल रहा है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी उसी की तरह स्टाइलिश कपड़े पहनने की कोशिश करें। तो ये आते हैं हमारे कहीं ना कहीं समकालीन समाज के अंदर सामाजिक समूह क्या है। फिर आता है हमारा समवयस्क समूह। समवयस्क मतलब सम का मतलब समान, वयस्क मतलब एक जैसी एज के जो समूह होते हैं, जिसके अंदर जितने भी अपने स्कूल में देखे होंगे अपने जो भी एक होता है वो समवयस्क समूह हो गए, यानी कि एक ही आयु के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं समवयस्क समूह। तो समवयस्क समूह जो होता है वो यही चीज है कि जिसमें चाहे वो कोई सा भी समूह बन जाए एक ही एज का बनता है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका अपना एक ग्रुप होता है, ऐसे टीनेजर्स जो है किशोरावस्था वाले लोग उनका अपना ग्रुप रहता है, ऐसे ही उससे ऊपर के लोग हैं जो एज के वो अपना एक ग्रुप बना के चलते हैं, महिलाओं को अपना एक ग्रुप रहता है। तो सबका क्या है एज के अकॉर्डिंग वो जो ग्रुप बना लेते हैं उसको बोलते हैं समवयस्क ग्रुप। फिर हमारा टॉपिक आता है सामाजिक स्तरीकरण। तो जो सामाजिक स्तरीकरण होता है कि यानी कि समाज में किस तरीके से हमने एक स्तर बना रखा है, जैसे कह सकते हैं ऊंच या नीच का, छोटे और बड़े के आकार का, इन सभी को क्या कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। फिर आता है कि सामाजिक जो स्तरीकरण है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषताएं होती हैं वो कह सकते हो कि ये प्राकृतिक सामाजिक होती हैं। और स्तरीकरण आज से नहीं चल रहा है, ये प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है, काफी ज्यादा पुराना है। और ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके अंदर ये स्तरीकरण नहीं पाया जाता हो। हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक समाज के अंदर हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं और ये लेवल्स यही होते हैं, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, इन्हीं के लेवल देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा किस सामाजिक स्तरीकरण की जाति के आधार पर कैसे स्तरीकरण कर सकते हैं। तो जो जाति के आधार पर स्तरीकरण किया जाता है तो उसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता था, इसके अलावा शूद्र को निम्न स्तर पर रखा जाता था। फिलहाल अगर आज की बात करूं तो आज ये वाली जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, क्योंकि ऐसा अब नहीं देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण ऊंचे पर हैं ठीक है ना, शूद्र नीचे। जो काम भी बांट रखे थे अब वो सब काम की बाउंडेशन ही खत्म हो गई है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये ब्राह्मण के कार्य तो ब्राह्मण सिर्फ वही कार्य कर रहा है, या फिर जो पहले शूद्र के कार्य बताए गए थे आज शूद्र वही काम कर रहे हैं, नहीं, सब अपने अलग अलग काम कर रहे हैं और एक ही सोसाइटी में देखने को भी मिल जाते हैं हमें। तो जो समाज के अंदर 4 वर्ण थे उनको विभाजित किया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिलहाल इन सब के जितने भी थे जाति व्यवस्था के बदलते जो प्रतिमान है, यानी कि वो सब अब बदलते जा रहे हैं। जैसे किस किस में बदलाव हो रहा है, पहले खान पान में बदलाव हो रहा है। पहले ये होता था कि अच्छा हमें सिर्फ एक ही जाति के साथ में खाना खाना है, दूसरी जाति के लोग अपनी जाति में खाना खाते। आज ऐसा कुछ भी नहीं है,
आज इन चीजों को देख सकते हो, आप अपने स्कूल में देख सकते हो, कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा, सब टिफिन खुलता है और सब एक साथ खा लेते हैं। तो ये खान पान के बदलते हुए प्रतिमान देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा व्यवसाय में देखने को मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार कहीं पर भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन वो वैध होना चाहिए। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं कि जो पहले एक कठोर नियम थे विवाह संबंधी कि अपनी ही जाति में कर सकते हैं, अब इसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फोर्थ आता है हमारा शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति के जो भी लोग होते थे उनको शिक्षा दी जाती थी, निम्न जाति के लोगों को शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं मिल रहा होगा। आज क्या होता है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसको समान रूप से शिक्षा दी जा रही है। तो ये है जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान। फिर आता है हमारा टॉपिक वर्ग के आधार पर स्तरीकरण। तो देखो वर्ग के जो आधार पर है, अब उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। पहले 4 कहीं ना कहीं वर्ग विभाजन होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं मिल रहा। आज हमें जो वर्ग का विभाजन मिलता है वो कैसे मिलता है, ना जाति के आधार पर मिल रहा है, ना वर्ण के आधार पर मिल रहा है। आज हमें कैसा मिल रहा है, उसके कार्यों के अनुसार मिल रहा है, उसकी योग्यता के अनुसार मिल रहा है, कुशलता के आधार पर मिल रहा है, क्या शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर मिल रहा है, कैसे वैज्ञानिक कार्य कर रहा है उसके आधार पर, कहीं ना कहीं वर्ग के आधार पर अब स्तरीकरण देखने को मिलता है। और जो वर्ग का द्वार है वो सबके लिए खुला है, जिसके अंदर भी प्रतिभा हो, योग्यता हो, कुशलता हो, वो आकर इन चीजों को ग्रहण कर लीजिए। इसके अलावा जो भी वर्ग होता है वो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने जाति समूह से बाहर भी निकल जाता है, अपने वर्ग को चेंज कर लेता है, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तरीकरण के अंदर ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है कि कोई भले ही निम्न जाति का हो, लेकिन वो आज समाज के अंदर अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से, अपनी कुशलताओं के माध्यम से एक ऊंचा वर्ग हासिल कर लेता है। तो वर्ग के जो प्रकार जो आज देखने को मिलते हैं, आज जाति व्यवस्था बहुत कम देखने को मिल रही है। मैं वो भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज्यादा इसके अंदर परिवर्तन देखने को मिला। आज समाज वर्ग के आधार पर चलता है कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग, इस तरीके से हमने समाज का कहीं ना कहीं वर्ग विभाजन देखने को मिल रहा है। तो आता है कि जाति और वर्ग में अंतर क्या है। तो देखो जाति जन्म पर आधारित होती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है कि सामाजिक स्थिति कैसी है। जाति एक बंद समूह है, लेकिन वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति के अंदर विवाह संबंधी, खान पान आदि के सभी के कठोर नियम होते हैं, लेकिन वर्ग में ये सभी संबंध जो भी होते हैं, नियम होते हैं, ये कठोर नहीं होते, बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है, लेकिन जो वर्ग व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था के विपरीत बहुत कम स्थिर संगठन है। जो जातिवाद है वो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, इन सब के प्रतिकूल है, इन सब के अनुकूल नहीं है। लेकिन जो वर्ग है वो लोकतंत्र, राष्ट्रवाद के रूप में कभी भी बाधक नहीं रहा है, कभी भी बाधा नहीं है, वो उसके अनुकूल है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक परिस्थिति। तो सामाजिक परिस्थिति यानी कि समाज के अंदर हमारी स्थिति क्या है, उसी के अनुसार हमारा समाज के अंदर महत्व निर्धारित होता है। तो जो रॉल्फ लिंटन है, समाजशास्त्री रॉल्फ लिंटन, उन्होंने इसको 2 भागों में विभाजित किया है, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त यानी कि जिसके लिए हमने कोई भी मेहनत नहीं करी है, जो हमें जन्म लेने के साथ ही कहीं ना कहीं ये संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसे जितनी भी जाति है, नातेदारी है, जो भी हमारा जन्म ले रहे हैं, कैसे हमारा लिंग भेद है, आयु भेद है, ये सभी कहीं ना कहीं प्रदत्त जाति के ही प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे रिश्ते निकल के आते हैं। जैसे पुत्री का है, पुत्र का है, बहन का है, भाई का है, स्त्री का है, पुरुष का है, ये सभी क्या है, प्रदत्त परिस्थिति होती है। सेकंड आता है हमारा अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का मतलब जिसको हमने समाज के अंदर अर्जन किया, जो हमारे पास में स्वतः ही नहीं थी, जिसको हमने ग्रहण कराया, जिसको हमने अपनी योग्यताओं को, अपनी कुशलताओं को बहुत ज्यादा इनहांस किया है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करी है, तब जाकर वो हासिल हुई है। जैसे हमारी शिक्षा है,
प्रशिक्षण दिया गया, जो भी ट्रेनिंग है, धन है, लेकर नहीं आए थे धन, हमने यहीं पर अर्जित किया, इकट्ठा किया है। जितनी भी हमारे पास में प्रॉपर्टी है, जो भी हमारे व्यवसाय हैं, जो भी राजनीतिक सत्ता है, ये सब कहीं ना कहीं अर्जित परिस्थिति के अंदर आते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे चाहे हमारे दोस्त हो, वकील हो, जितने भी कामगार हैं, कई बार आप देखते हो हमारे जो छात्र दोस्त बन जाते हैं वो भी हैं, कई बार टीम के सदस्य होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अर्जित परिस्थिति के अंदर आते हैं। डॉक्टर, ये सब पद, शिक्षक, ये सभी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भूमिका संघर्ष। तो देखो, भूमिका संघर्ष को समझने से पहले हम जरा भूमिका की बात करते हैं। भूमिका का मतलब ही क्या है कि अपना अपना जो भी जिसको कार्य दिए गए हैं उसको निभा सके, यानी कि ये जितनी भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही कहलाता है। अब इसमें भी क्या होता है कि कई बार संघर्ष देखने को मिलते हैं। संघर्ष कैसे देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी सबकी भूमिकाएं हैं, अगर उसका पालन नहीं कर पाए तो यही संघर्ष है। जैसे महिलाओं के लिए देखने को मिलता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि जैसे महिला होती है तो उससे क्या होता है कि घर पर वो माँ और अपनी पत्नी की भूमिका निभाती है, और लेकिन जैसे ही वो बाहर काम करने के लिए जाती है तो वहां पर एक कुशल जो व्यावसायिक होते हैं उनकी तरह उनको भूमिका निभानी पड़ती है। जबकि स्त्री वही घर पर आ रही है तो उनकी माँ की तरह, पत्नी की तरह, बहन की तरह, इन सब की तरह उनको वही भूमिका, अपना रोल निभाना पड़ता है। और जब वही स्त्री काम करने के लिए बाहर गई तो उनको वहां पर अपना जो मातृत्व है उसको भूलकर अब क्या होता है, अपनी कुशलता, जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनके लिए उनको वो भूमिका निभानी पड़ती है। अब भूमि स्त्रीकरण आ जाता है इसी में। जैसे भूमि स्त्रीकरण किसको कह सकते हैं कि पुरुषों का काम है कि वो बाहर जाए और काम करे, महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित रहे। इसको बोलते हैं कि जो भूमिका है उसको स्थिर कर दिया गया, एक जगह पर ही हमने उसको नियमित कर दिया है। अगला टॉपिक आता है हमारा सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण यानी कि समाज को स्थापित करने के लिए, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियंत्रण की जरूरत होती है। इसी को हम बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण। जैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कि जितने भी सामाजिक लोग होते हैं उन सबको संतुलित करने के लिए हमें सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि समाज के अंदर जो भी अपराधी वर्ग है वो दूसरों की जितनी भी स्वतंत्रता है, उनकी जीवन जीने की जो गरिमा है, उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है तो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना जरूरी है। अब वो नियंत्रण दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक कानूनी रूप से और एक हमें सामाजिक रूप से। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक औपचारिक नियंत्रण और एक अनौपचारिक नियंत्रण। यही औपचारिक नियंत्रण को ही हम कई बार क्या कह देते हैं, कानूनी नियंत्रण होता है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी अपराधी वर्ग होता है, जो भी समाज के अंदर अव्यवस्था फैलाने वाले लोग होते हैं, उनको कानून के जरिए, राज्य के जरिए, पुलिस के जरिए रोकने की कोशिश की जाती है। और जितना जिस प्रकार से वो अपराध करते हैं उसी के अनुसार उनको दंड या जुर्माना लगाया जाता है। फिर आता है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण के अंदर क्या होता है, जो कानूनी रूप से तो नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि धर्म के थ्रू, प्रथाओं के थ्रू, परंपराओं के जरिए, रूढ़िवादियों के जरिए, इन सब के जरिए कहीं ना कहीं समाज को नियंत्रण करने का काम करते हैं। अब इसमें किसी को सजा कानूनी रूप से नहीं दे रहे, इसमें क्या होता है, किसी को समाज से बाहर कर दिया, किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया, किसी के साथ में भेदभाव जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण। तो सामाजिक नियंत्रण के जो दृष्टिकोण है वो दो दृष्टिकोण है। पहला प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, दूसरा संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, समूह के व्यवहार है, उसको नियंत्रण करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं,
कानून का सहारा लेते हैं, राज्य का सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आर्मी का सहारा लिया जाता है, यानी कि बलपूर्वक किया जाता है, ये आसानी से इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके लिए जितने भी समाज के अंदर मूल्यों को, प्रतिमानों को लागू किया जाता है, यानी कि जितने भी आप लोग देखते हैं कि कानून बनकर आते हैं, जितने भी कठोर कानून बन गए, ये सब कहीं ना कहीं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में आते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड, संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो समाज का प्रभावी वर्ग होता है, जिसकी अच्छी खासी समाज के अंदर प्रतिष्ठा देखने को मिलती है, वो समाज पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी कानून को समाज में जितने भी शक्तिशाली और जो उनके हित होते हैं, उसके अनुसार औपचारिक दस्तावेज जो होते हैं उसके रूप में भी देखने को मिलता है। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण यही होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रभावी वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, या फिर जो कह सकते हो कमजोर वर्ग है, उनके बीच में भी हमें संघर्ष देखने को मिल जाता है कि कैसे एक प्रभावी वर्ग कानून से, या फिर कह सकते हो कि जो संघर्ष की भावनाएं होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।